ओके करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीक इंशाल्लाह ऑसिलेशन एंड वेव्स को। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये वैसे तो कंबाइंड टॉपिक है और इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आने का चांस होता है। सो इस हवाले से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम चूँकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, इसमें हम एफएससी बीएससी का मिक्सचर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम ऑसिलेशंस को देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में वेव्स को देखेंगे। तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स ये दोनों टॉपिक एक ही है, लेकिन हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि इसमें हमने एफएससी बीएससी का मिक्सचर करना है। सो ये बहुत लेंथी टॉपिक। स्टार्ट करेंगे हम ऑसिलेशंस को पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम भी पीरियोडिक हो सकता है। वॉल आपके जो क्लॉक होता है उसके अंदर जो पेंडुलम लगा होता है उसका मोशन भी पीरियोडिक है। इसके अलावा मैस अटैच टू स्प्रिंग भी पीरियोडिक होता है। अगर आपके पास एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास एक बाउल है और इसके अंदर एक बॉल हमने रखा है, ठीक है, ये बॉल जो है इस तरह से ऑसिलेट करेगा जब, तो इसका मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है। तो पीरियोडिक मोशन कोई भी ऐसा मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर और भी एग्जांपल गिवन है, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन है वो पीरियोडिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली चेंज होती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड पीरियोडिकली चेंज होती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में जो एटम्स होते हैं बिल्कुल ऐसे होता है जैसे 2 एटम्स के दरमियान कोई स्प्रिंग है, और वो स्प्रिंग के दरमियान जिस तरह 2 मैस अटैच करते हैं आप स्प्रिंग को, तो वो मैस ऑसिलेट करते हैं इस तरह से। इसी तरह से सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं या अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा काम करते हैं, और वो भी एटम्स इस तरह से ऑसिलेट करते हैं जैसे उनके दरमियान कोई स्प्रिंग हो। सो उसके बाद हम चलते हैं जी वाइब्रेशन की तरफ। वाइब्रेशन क्या है? कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें पेंडुलम की, तो ये देखें जी, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है और ये पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको हम ए कह लेते हैं और इसको हम बी कह लेते हैं, इसको हम ओ कह लेते हैं। सो इस पेंडुलम का पॉइंट ए से बी तक जाना और वापस फिर बी से ए तक आना, ये कहलाएगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि ए से बी तक और बी से फिर वापस ए तक। अगर पेंडुलम अपने मोशन को ए से स्टार्ट करे, लेकिन अगर पेंडुलम अपने मोशन को ओ से स्टार्ट करता है तो फिर ओ से बी तक, बी से ए तक और ए से वापस, यानी कि इस पेंडुलम का जो इनिशियल पॉइंट है एक पूरा राउंड कंप्लीट करके जब ये अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आएगा तो इसे हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। अब एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना टाइम ये लेगा उसे कहेंगे हम इसका टाइम पीरियड, ठीक है, और 1 सेकंड में ये जितनी वाइब्रेशंस लेगा उसे हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब हमारे पास जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं या वाइब्रेशंस होते हैं, याद रखें कि सारे पीरियोडिक मोशन या सारी वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन ही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक वाइब्रेशन ही है, लेकिन सारी वाइब्रेशंस या सारे पीरियोडिक मोशंस सारे। वृषा तुम जाओ यहाँ से, चलो ऊपर चलो, शाबाश। जैनब यहाँ से पकड़ाना कोई पेन, ये तो इसकी स्याही ख़त्म हो गई, खपाई जा रही थी तो मैं, है ना। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे कि सारे जो हमारे पीरियोडिक मोशंस होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक ही हों, हालांकि लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो पीरियोडिक हो, ठीक है। अब एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनता है? तो अगर हमारे पीरियोडिक मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो
और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस तरह का जो पीरियोडिक मोशन है वो कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि कोई भी पीरियोडिक मोशन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, वो सिंपली एक पीरियोडिक मोशन होगा। सो इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, सच एन ऑसिलेशन या सच एन पीरियोडिक मोशन आर नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक और बात याद रखिए, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर हम इस पेंडुलम की एग्जांपल ही ले लें, तो चाहे हमारा पेंडुलम मीन पोजीशन से अवे ही क्यों ना जा रहा हो, फिर भी इसका जो एक्सेलरेशन है ये मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। चाहे ये इधर ही क्यों ना जा रहा हो, फिर भी इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा मीन पोजीशन से अवे होता है। चाहे आप इधर को जा रहे हो, चाहे आप मीन पोजीशन की तरफ ही क्यों ना आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से अवे लिया जाता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन से या तो इस तरफ को होगी और या इस तरफ को होगी। चाहे आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ ही क्यों ना मूव कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट को फिर भी हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लिया जाता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मीन पोजीशन से अगर अवे मूव करेंगे तो ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट जीरो की तरफ जा रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने जा रहा है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से अवे ली जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ली जाती है। आप जहां भी मूव कर रहे हो, एक्सेलरेशन आपका हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। उसकी वजह क्या, ये देखें। आप इस पेंडुलम की एग्जांपल ले लें। लेट सपोज कि इस पेंडुलम का ये जो एंगल है, ये एंगल स्मॉल एंगल है। ठीक है, अगर इसका एंगल स्मॉल एंगल है तो इस पेंडुलम का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। ठीक है, अगर इसका ये एंगल लेस देन या इक्वल टू 10 डिग्री हो तो हम इसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बना सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम जो है एक एक्सेप्शन है। आमतौर पर अगर सिंपल पेंडुलम की ये जो स्ट्रिंग है, अगर ये एंगल, ये वाला एंगल जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, अगर ये एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा हो तो फिर इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल्स हम सिंपल पेंडुलम को सिंपल हार्मोनिक मोशन के तौर पर या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैंने कहा फॉर स्मॉल एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे होंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम होती है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। सो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? अब जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन से जब आप मीन की तरफ आएंगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि चाहे आप मीन पोजीशन से अवे मूव करें या मीन पोजीशन की तरफ मूव करें, आपका एक्सेलरेशन दोनों सूरतों में मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। एक दफ़ा वो नेगेटिव होगा और एक दफ़ा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब आप जा रहे होंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और पॉजिटिव कब होगा? जब आप आ रहे होंगे मीन पोजीशन की तरफ। तो मूव करें जी नेक्स्ट स्लाइड पे। मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस्ट एग्जांपल के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। इसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो mass attached to spring can demonstrate simple harmonic motion whether this spring is placed on horizontal surface or hung vertically। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो स्प्रिंग है दोनों तरह से ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। चाहे आपका मैस स्प्रिंग सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हो या आपका मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो वर्टिकली इस तरह से आपने उसको हंग किया हो। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों सूरतों में, ये दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे और स्प्रिंग पर हम अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑसिलेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है।
हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर, मसलन आप इस स्प्रिंग की अगर मिसाल लें, ये स्प्रिंग इस वक्त अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये बिल्कुल रेस्ट में पड़ा है, ये इक्विलिब्रियम में है, अपनी मीन पोजीशन पे है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसके ऊपर लगाऊं एक फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्प्रिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा और हम इसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई कर देंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे स्प्रिंग को तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आएगी। तो ये एक क्वेश्चन आता होता है कि ऑसिलेशन किस फोर्स की वजह से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑसिलेशन किस फोर्स की वजह से होती है। तो ऑसिलेशन हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। याद रखें, जब भी कहीं ऑसिलेशन है वहां कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग को वापस उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी, लेकिन वो अपनी मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। इस तरह से वो दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान अपनी जो ऑसिलेशन है उसको कंटिन्यू रखेगा। तो इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए जो है इज प्रोपोर्शनल टू -x। अच्छा जी, अब यहां पर कुछ रिमेंबर चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर एवरी ओरिएंटेशन ऑफ स्प्रिंग। हुक्स लॉ आप किसी भी स्प्रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अभी यार आप स्प्रिंग की एग्जांपल लें, ठीक है, तो इस वक्त ये स्प्रिंग पर हमने एक फोर्स लगाई और ये फोर्स लगाने से हम स्प्रिंग को एक नई पोजीशन में ले गए। ये देखें जी, स्प्रिंग पर हमने एक फोर्स लगाई और स्प्रिंग जो है हमारा एक नई पोजीशन पे चला गया। ठीक है जी, अब यहां से लेकर यहां तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया दैट इज x। अब जब आप यहां पे इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा, किसकी वजह से वापस आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये एक और पोजीशन पे चला जाएगा। ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये इसकी मेन पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये है। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट हमने जैसे पहले भी बात की है कि डिस्प्लेसमेंट इसका हमेशा मेन पोजीशन से अवे लिया जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से या तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और या इस डायरेक्शन में। चाहे आपका ये ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से अवे मूव कर रहा हो या मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लेते हैं अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, और इसी तरह से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हम लेते हैं हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन नॉट कांस्टेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं होता, बल्कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करता है। अब कैसे वेरी करता है, ठीक है, जब आप मेन पोजीशन पे होते हैं तो एक्सेलरेशन उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन में मुसलसल इजाफा होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है हमारी वो ज़ीरो होगी। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इस पर जो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, हमने पढ़ा हुआ है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT और S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर एंड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर।
इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने जो एक्सेलरेशन लिया हुआ है ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इन इक्वेशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये बात भी हो गई है कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलें जी मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो ये है हमारे पास। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं कि पीरियोडिक इसमें कॉस आ रहा है, तो कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अगर कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट भी पीरियोडिक होगा। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट का मोशन भी डिस्प्लेसमेंट भी पीरियोडिक होगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो चेंज आ रहा है वो भी पीरियोडिक है। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, उसमें भी चेंज आ रहा है, लेकिन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो पीरियोडिक है। सो डिस्प्लेसमेंट भी पीरियोडिक है। नोट करते जाएं, कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई वो आप नोट करते जाएं। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी पीरियोडिक है, एक्स इज पीरियोडिक। उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर आल्सो पीरियोडिक। अच्छा जी, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें a जो है a फॉर एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसी तरह से ये जो है हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे हम कहते हैं फेज। इसमें ओमेगा जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारी दैट इज अंडर रूट के ओवर एम। फाई जो है इसे कहते हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट से मुराद होता है ये वो एंगल होता है जितने एंगल के बाद हमारा पीरियड चेंज होता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक है या वेलोसिटी पीरियोडिक है। वेलोसिटी पीरियोडिक से मुराद कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा या इक्वल एंगल्स के बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा। सो वो जो इक्वल एंगल्स है एंगल है जिस एंगल के बाद वेलोसिटी में चेंज आता है या एक्सेलरेशन में चेंज आता है वो एंगल हमारा कहलाता है फेज कांस्टेंट। ठीक है, और ओमेगा टी प्लस फाइव को एज अ होल हम क्या कहते हैं, इसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन ही स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है तो हमने तो अभी भी पढ़ा है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर x इज इक्वल टू a है तो इसका मतलब है फिर cos ओमेगा टी प्लस फाइव का जो आंसर है ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है जी, ये 1 कब आएगा, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव जो हैं ये 0 हो जाएं। ठीक है, जब आप अपने मोशन को स्टार्ट करते हैं, ओमेगा तो 0 नहीं हो सकता, जब आप अपने मोशन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो टाइम होता है वो 0 होता है और फेज कांस्टेंट भी, पीरियड भी शुरू में 0 होता है। तो अगर इन दोनों को 0 पुट करें तो ओमेगा टी प्लस फाइव हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 पुट करें तो cos 0 हमारे पास 1 आएगा। अगर cos 0 1 आएगा तो x बराबर आ जाएगा a के। नेक्स्ट मूव करें जी। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने पहले बात की कि टाइम पीरियड क्या होता है जी। टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। इसको हम 2 पाई ओवर ओमेगा भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास ओमेगा है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, रिमेंबर में क्या चीज़ें हमारे पास, एम रिप्रेजेंट, ये वाला जो एम है रिप्रेजेंट मैस अटैच टू स्प्रिंग। यहाँ पर एक और अजम्पशन भी लेते हैं, जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं मैस अटैच टू स्प्रिंग का, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा स्प्रिंग जो है वो मैसलेस है। अगर स्प्रिंग का मैस होगा तो फिर टाइम पीरियड की वैल्यू ये नहीं आएगी, बल्कि टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में देखें आपको मैस मिल रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो फेज पे, ठीक है, या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। आपका एम्पलीट्यूड कितना है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर तक गया है, उसका एम्पलीट्यूड कम है या ज़्यादा है, वो मेन पोजीशन से थोड़े फासले तक गया है या ज़्यादा फासले तक गया है, इससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता,
फेज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मैस पर भी डिपेंड नहीं करता। सो यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी सी आपने दूर कर लेनी है। सिंपल पेंडुलम और दूसरा क्या जी, मैस अटैच टू स्प्रिंग। जो मैस अटैच टू स्प्रिंग है इसका टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट मूव करें जी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी देखें जी, वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास है √k/m, ठीक है जी, इनटू a² - x²। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से a को कॉमन ले लें सो हमारे पास आ जाएगा v = √k/m, और उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं a² को कॉमन ले लूँ तो ये 1 - x²/a² आएगा। अब ये a² को बाहर ले आएँ तो बाहर आके ये क्या बन जाएगा, k/m × a और √1 - x²/a²। आपको पता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करते हुए अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है तो मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन मीन पोजीशन पर आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा k/m × a × 1 - ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई k/m × a। सो दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू √k/m × a। इस तरह से जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है इसको भी हमने ड्राइव किया हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक में, सो यहाँ दोबारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन गिवन बाय -ω²x, ये w नहीं है, ये हमारे पास है -ω²x। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ω²a। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर हमारा x जो है वो a के बराबर हो जाता है, और चूंकि हम मैक्सिमम ले रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए ये माइनस हम नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास a सिंपली आ जाएगा ω²a। ठीक है, आगे चल के अब हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हमने प्लॉट करना है ग्राफ की सूरत में, और वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs निकलते हैं वहाँ से। उन MCQs को या उन क्वेश्चंस को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो चलें जी, हम मूव करते हैं, अगली स्लाइड पे चलें जो खाली है, ताकि मैं उस पर पहले समझा लूँ, इस पर फिर वापस आएंगे जी। एक और आगे यहाँ पे। सो यहाँ पर हम ज़रा ग्राफ्स बना लेते हैं, और ग्राफ्स बना के हम ज़रा समझ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उनमें क्या रिलेशन बनता है। सो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं जी, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारा जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है जी, इसको हम बना लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है जी। वेलोसिटी को हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। और तीसरा जो हमारा ग्राफ है ये हम बना लेते हैं जी एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान। सो यहाँ पर वेलोसिटी ले लें और यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, ये हमारे पास है जी टाइम, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक वाइब्रेशन होती है उस एक वाइब्रेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जी सिंपल पेंडुलम की, और हम इसकी एक वाइब्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने स्मॉल एंगल लिया है। सो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम A कह लेते हैं, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है B, और ये दरमियान में हमारा O है। फ़र्ज़ कर लें कि सिंपल पेंडुलम अपना मोशन ही एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये, इसको हम 1 कह लेते हैं, ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ वापस 3 और यहाँ से वापस 4। इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है, ठीक है। एक्सट्रीम से मीन तक एक हिस्सा हो गया, मीन से एक्सट्रीम तक दूसरा हिस्सा, एक्सट्रीम से फिर मीन तक तीसरा हिस्सा, और मीन से फिर एक्सट्रीम तक जहाँ से उसने स्टार्ट लिया चौथा हिस्सा। तो अगर टोटल टाइम t लगता है पेंडुलम को, टोटल टाइम पेंडुलम को अगर ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अगर टोटल टाइम t लगता है तो इस टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। और हर हिस्से में कितना टाइम लगेगा,
4 हिस्से हैं तो हर हिस्से में t/4 लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक t/4, यहाँ से यहाँ तक फिर t/4, तो एक t/4 ये और एक t/4 ये, तो कितना हो गया t/2। ठीक है, एक्सट्रीम से मीन तक फिर t/4, तो पहले t/2 हो चुका है, एक और t/4 आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3t/4। मीन से दोबारा फिर एक्सट्रीम तक, तो 3t/4 में एक और t/4 ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा t। क्लियर हो गया जी। तो इसका मतलब है कि हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं मोशन को टाइम के एतबार से। यहाँ होगा 0, ठीक है जी, यहाँ हो जाएगा t/4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास t/2, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3t/4 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा t। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे ये वाले ग्राफ्स हैं यहाँ पर भी हम इसी तरह से ही इसको बना लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है t/4, यहाँ पर क्या है t/2, यहाँ पर क्या है 3t/4 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ हो गया पूरा t। तो यहाँ पर भी इसी तरह से t/4, t/2, 3t/4 और यहाँ पर पूरा हमारे पास क्या हो गया जी t हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको x0 कह लें, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको -x0 कह लें। यहाँ पर वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू v0 कह लें और दूसरी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम है उसको -v0 कह लें। इस तरह यहाँ पर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू a0 और दूसरी डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको -a0 कह लें। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो मार्कर चेक कीजिएगा, इसमें इंक शायद कम है, कोई मार्कर देखिएगा जिसमें इंक हो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जी मैस अटैच टू स्प्रिंग वाली एग्जांपल है। ठीक है जी, ये अपनी मेन पोजीशन पे है और हमने इस पर फोर्स लगाई और ये पहुंच गया जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और जब ये वापस आएगा तो ये दोबारा से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसकी हो गई दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो टोटल हमारे पास 3 पोजीशन बन गई, ये मेन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम और ये दूसरी एक्सट्रीम। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि स्प्रिंग जो है, मैस जो है, ये पहले से ही ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और ऑसिलेट करते हुए जब ये मेन पोजीशन से गुजरेगा तो मेन पोजीशन पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो मेन पोजीशन पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होता है। तो मेन पोजीशन पर ये देखें डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, लेकिन मेन पोजीशन से गुजरते हुए वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये देखें वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, तो पहला पॉइंट वेलोसिटी के ग्राफ पे यहाँ पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे यहाँ पर आ गया। और मेन पोजीशन पर चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सो एक्सेलरेशन के ग्राफ में हमारा जो पहला पॉइंट है वो भी 0 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मेन पोजीशन से जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, मेन से जब ये एक्सट्रीम पे आएगा तो एक्सट्रीम पर पहुंचकर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, तो मेन से एक्सट्रीम तक आते हुए उसको जो टाइम लगेगा वो t/4 है। तो जब ये t/4 यानी कि अपनी वाइब्रेशन का इसने चौथा हिस्सा कंप्लीट कर लिया, उस वक्त ये कहाँ पर आ चुका है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जारी बात है कि वो मैक्सिमम हो जाता है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि t/4 पर या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है, t/4 पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन है मैक्सिमम, देखें इस जगह पर एक्सेलरेशन है मैक्सिमम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप इसको ज़रा ज्वाइन कीजिए तो कुछ इस किस्म का ये ग्राफ जो है आपको मिलेगा। ठीक है, मेन पोजीशन पर
डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ज़ीरो। मीन से एक्सट्रीम पे पहुंच गए, जब एक्सट्रीम पे पहुंच गए डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम, वेलोसिटी होगी ज़ीरो और एक्सेलरेशन हो गया मैक्सिमम। अब इसने एक्सट्रीम से वापस जाना है मीन की तरफ। जब ये एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो मीन पोजीशन पर पहुंचकर दोबारा से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट ये देखें दोबारा से ज़ीरो हो गया, लेकिन मेन पोजीशन पर वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। अब वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, पहले वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम थी, अब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। सो ये हमारी वेलोसिटी है जी, ये देखें जी, ये होगी वेलोसिटी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर हो गया? हम पहुंच चुके हैं मीन पोजीशन पर। अब मीन से दोबारा कहां जाएंगे, एक्सट्रीम पर। तो जब मीन से दोबारा एक्सट्रीम पर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये देखें डिस्प्लेसमेंट दोबारा मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब है कि हम दूसरी एक्सट्रीम पे वहां पहुंच चुके हैं, यहां पर, ठीक है। तो एक्सट्रीम पर आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा। सो एक्सट्रीम पोजीशन से अब हम वापस मीन पर आएंगे तो हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा आप मीन पर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका मीन पर दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन है जी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान, ठीक है जी। ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। देखें, अब देखें इनमें फेज डिफरेंस कितना है। जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था उस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट की, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। इसी तरह से अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में, सो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस आप देख रहे हैं ये ऐसे है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने पहले भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन और एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 180 डिग्री या पाई। अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान देखें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के दरमियान भी देखें, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो कितना फेज डिफरेंस है जी हमारा, π/2। तो ये है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पिछली स्लाइड पर आएँ जी, इससे पिछली स्लाइड पर जी। तो ये हमारी रिमेंबर की कुछ बातें रह गई थी, तो हमने कहा कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ज़रा पहले हम आगे चल के जो चीज़ें हमने पहले करनी हैं वो कर लें। सो ये फेज़ की बातें हो रही हैं जी, डिस्प्लेसमेंट अवे, ओके जी, जाने दें जी, आगे जाने दें, ठीक है। ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। अच्छा जी, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी क्या होती है, हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। ये रिलेशन आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और v आपको पता है कि वेलोसिटी ये होती है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ kx²। इस ग्राफ को मैं यहाँ पर दोबारा से बना लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ लें। क्लियर हो गया जी। तो ये दो कर्वेचर हैं, ठीक है जी। इन कर्वेचर को हमने समझना है। ये मीन पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये वाला जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है और ये कर्व जो है ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है। सो आप देख रहे हैं कि पहले ये बात हो चुकी है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है ये पीरियोडिक है। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस पीरियोडिकली, ठीक है। ये चेंज होते हैं लेकिन पीरियोडिकली चेंज होते हैं। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो। जब आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाते हैं तो देखें
पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये ग्राफ क्रॉस करता है, तो जहाँ पर ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है वहाँ पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो हैं ये बराबर हो जाती हैं। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर रखें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू हमारे पास आई थी √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, या आप कह सकते हैं 70% ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए वो पॉइंट जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन हमारे एम्पलीट्यूड का 70% हो जाता है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हो जाते हैं। उसके बाद फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाती है। तो मेन पोजीशन पर जहां x हमारा 0 होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। इसके बाद दोबारा से फिर ये देखें, ये पीरियड रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है, ये पीरियड रिपीट होना शुरू हो गया। तो दोबारा से क्या हुआ, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर फिर वो पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाती हैं। दोबारा से फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है मेन पोजीशन से वो √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, या एम्पलीट्यूड का 70% है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया जी हमारा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि पीरियड क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। पीरियडिकली तो है, मतलब पीरियडिक चेंज तो पीरियडिक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पीरियडिक है, लेकिन वो पीरियड क्या है, तो वो पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया जी रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया? सो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जी एक चार्ट की सूरत में मैंने ये बना दिया है, तो ये बड़ा काम आ सकता है जी आपके। ये देखें जी, यहाँ पर हमने जो है टाइम जो है हमारा जब 0 था, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसने अपना मोशन स्टार्ट किया है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। मोशन हमारा स्टार्ट हुआ है जी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो जब भी आप मोशन को स्टार्ट करेंगे उस वक्त आपका जो टाइम है उसको हम 0 लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम हमारा 0 होगा। सो जिस तरह पहले हमने यहाँ पर बनाया, टाइम आपका 0 होगा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है और वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर T/4 टाइम के बाद आप एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ पहुँच जाएंगे, मीन पोजीशन पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अगर सिंपल पेंडुलम को बना लूँ फॉर स्मॉलर एंगल तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, आपने पेंडुलम का एंगल बड़ा नहीं लेना, वरना फिर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगा। फॉर स्मॉल एंगल्स आप कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो हम पहुंच गए जी आफ्टर T/4, यानी कि आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारा टाइम क्या था, 0 था। यहाँ से जब यहाँ पहुँचे आप मेन पोजीशन पे तो आपने अपनी वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा कंप्लीट कर लिया। जब वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा कंप्लीट कर लिया तो टाइम पीरियड का भी चौथा हिस्सा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया T/4। तो आप आ कहाँ पे चुके हैं, आप मेन पोजीशन पे आ चुके हैं। तो मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, मेन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम, ये माइनस नहीं है। ठीक है जी, ये सिंपल हमारे पास आएगी जी ω/a, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं √K/m × a। तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगला T/4 आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहाँ तक टाइम T/4 हो गया था, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए एक और T/4 आया, तो T/4 + T/4 T/2। तो आफ्टर T/2 यानी कि आप अपनी वाइब्रेशन का
आधा चक्कर मुकम्मल कर चुके होंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप दोबारा एक्सट्रीम पे पहुँच जाएंगे। जब दोबारा एक्सट्रीम पे पहुँच जाएंगे तो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, ए होता है। एम्पलीट्यूड अगर ए है, अगर आपने इस तरफ को एम्पलीट्यूड प्लस ए लिया है तो इधर को जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए तो वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो है आपका वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम में था इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो माइनस था। ठीक है जी, ये पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो दोनों को ही फिर पॉजिटिव होना चाहिए। और हम चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुके हैं इसलिए हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर काइनेटिक जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस तरह से आप ये बाकी जो टेबल का पोर्शन बच गया है उसको आप देख सकते हैं। इसको पहले वैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अच्छी तरह से, तो दोबारा फिर अगर कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो उसको दोबारा से डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है जी, दोबारा से आप उसको देख सकते हैं। पीछे हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम है, जीरो कहाँ पर है, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम है। सो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस जगह पर है। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी हो सकती है और वाई एक्सिस पर भी हो सकती है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इसकी प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर है वो यहाँ पर होगी और जो वाई एक्सिस पर है वो यहाँ पर होगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो इसकी जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर होगी और एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। इस तरह से अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो y में प्रोजेक्शन यहाँ पे होगी और x में प्रोजेक्शन यहाँ पे होगी। इस तरह से जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो x में प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी और y में प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। इस तरह से जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसकी y में प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी और x में प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा इसकी y में प्रोजेक्शन यहीं पर होगी लेकिन x में प्रोजेक्शन यहाँ पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल मूव करता है x एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होती है वो इस तरह से वाइब्रेट करती है और y एक्सिस वाली जो प्रोजेक्शन है वो इस डायामीटर के ऊपर इस तरह से वाइब्रेट करती है। ठीक है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है दो प्रोजेक्शंस के साथ, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरी वाई एक्सिस पर। इन दोनों प्रोजेक्शंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है या π/2 है और इन दोनों प्रोजेक्शन को अगर जमा करें तो इसकी जो सम है वो बनता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी कंसिडर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, one along y-axis and other along x-axis, defining by ये डिफ्रेंशिएट है या डिफरेंस है बाय फेज ऑफ π/2। इन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं ये जो x एक्सिस पर वाइब्रेशन है और ये जो y एक्सिस पर वाइब्रेशन है प्रोजेक्शन की, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, सिंपल पेंडुलम पर हम आ गए हैं लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है उसको हम डिस्कस करते जाते हैं, वो बात यहाँ पर मिसिंग है। वो बात ये है कि क्या जिस तरह हमने यहाँ पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड किया और उनको ऐड करने से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या जब हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करते हैं क्या उनका रिजल्ट भी सिंपल हार्मोनिक होता है? तो इसका आंसर है येस एंड नो। ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करने से आंसर सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ उस सूरत में होगा अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशो किसी पॉजिटिव इंटीजर के बराबर होगी। या आप यूं भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्टिंग मोशन आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक होगा। अदरवाइज वो पीरियोडिक तो होगा लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, क्योंकि ये बात पहले हो चुकी है कि हर पीरियोडिक मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि वो पीरियोडिक हो। क्लियर हो गया जी? तो हम पहुंच चुके हैं जी सिंपल पेंडुलम के ऊपर। तो सिंपल पेंडुलम जो है, जिस तरह पीछे बार बार बात हुई है कि हम इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ सकते हैं अगर इसकी स्ट्रिंग
अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के साथ, जब ये एक्सट्रीम पे होती है तो उसके साथ ये जो एंगल बनाती है, अगर ये एंगल लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होगा तो हम समझ सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अदरवाइज इसका मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सो इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है जी, सिंपल पेंडुलम का आप सबको पता है कि सिंपल पेंडुलम जो है ये हमारे पास एक मैस अटैच टू स्ट्रिंग होता है, और बॉब का, इसको हम बॉब कहते हैं, ये जो मेटालिक बॉल है इसको हम बॉब बोलते हैं। अच्छा, आइडियल कंडीशन यहाँ पर ये है कि इस बॉब का जो मैस है वो स्ट्रिंग के मैस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, सो हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग इज़ मैसलेस। और दूसरी बात, ये जो सपोर्ट है ये भी फ्रिक्शनलेस है। ये आइडियलाइजेशन है सिंपल पेंडुलम की। आपको पता है कि आइडियल पेंडुलम रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको आइडियलाइज कर सकते हैं। सो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है अपनी एक वाइब्रेशन को पूरा करने में, ये 1/2 पाई L/G, ये 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, L इसकी लेंथ है, ठीक है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, लेकिन ये इस बॉब के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड और मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हमारे जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, लाइक अर्थ के पोल्स हैं या अर्थ का एक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जी की वैल्यू में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। तो जी की वैल्यू में थोड़ी बहुत वेरिएशन आने से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसमें भी वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, इसमें अब याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं? टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड मैस ऑफ द बॉब। इफ़ लेंथ इज़ डबल, अगर आप इसकी लेंथ को डबल कर दें, देखें अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दें तो नई लेंथ जो है हमारे पास उसको L प्राइम से डिनोट करते हैं, ये 2L के बराबर आएगी। तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सो न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट न्यू लेंथ ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब न्यू लेंथ पुट करें, यहाँ पर क्या है? न्यू लेंथ हमारे पास जो है वो 2L है ओवर G। ये 2 को बाहर निकाल लें तो बाहर आके ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1/2 पाई L/G। ये देखें 1/2 पाई L/G ये हमारा पुराने वाला टाइम पीरियड है जब लेंथ चेंज नहीं हुई थी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 टाइम। तो नया टाइम पीरियड जो है वो पहले वाले टाइम पीरियड से अंडर रूट 2 टाइम ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेंथ को हाफ करेंगे तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स कम हो जाएगा। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टी है इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक हो गया जी। टाइम पीरियड मेजर्ड बाय सिंपल पेंडुलम विल बी डिफरेंट एट, ये बात हो चुकी है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल ओनली बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बात भी बार बार हो चुकी है। अगर हमारा ये वाला एंगल जो है ये एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है तो ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, अदरवाइज नहीं। उसकी वजह क्या है? अगर ये एंगल ज़्यादा होगा तो ये देखें ये कर्व बन जाएगा। जब ये कर्व बन जाएगा तो फिर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा बल्कि ये सिंपली डिस्टेंस बन जाएगा। जब ये डिस्टेंस बन जाएगा तो फिर हमारा ये वाला जो रिलेशन है A इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है। सो सिंपल पेंडुलम को आप हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं किस सूरत में? अगर ये एंगल लेस देन 10 डिग्री हो। तो मूव करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट जो अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे जहन से निकल गई थी वो ये थी रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंट तरह के जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उनमें रिस्टोरिंग, क्योंकि ऑसिलेशंस का कॉज क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेशन हमेशा किस वजह से होती है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। सो जब भी ऑसिलेशन का जिक्र आएगा इसका मतलब है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म के ऑसिलेटर में हमारी रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी है। तो सिंपल पेंडुलम के केस में हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इस केस में हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसके वेट का, ये देखें जी ये इसका वेट है, तो ये इसके वेट का y कंपोनेंट है और ये इसके वेट का x कंपोनेंट है जो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है। सो वेट का y कंपोनेंट यानी कि mg sin थीटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग फोर्स।
नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास जो उसके बाद अगला पेंडुलम है ये फिज़िकल पेंडुलम है, ठीक है, ये फिज़िकल पेंडुलम है। यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम में तो हमने कहा था कि हमारे पास एक सिंपल एक बॉब होता है और उस बॉब को हम एक मैसलेस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं तो वो सिंपल पेंडुलम बन जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक पूरा रिजिड बॉडी आप देख रहे हैं, ये पूरा रिजिड बॉडी है जो कि जिसको हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है, इसको हम इसका पिवट पॉइंट कहते हैं। तो ये ऑसिलेट करता है इस तरह से पूरे का पूरा रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी में हम जो मोशन कंसिडर करते हैं वो करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। अब चूंकि ये रिजिड बॉडी है और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी ऑसिलेशन को हम एक रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, रोटेशन फॉर स्मॉल एंगल। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स का काम फोर्स कर रही थी तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम है वो टॉर्क करेगा, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर हम टॉर्क को कंसिडर करेंगे। अच्छा, सिंपल इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 पाई आई ओवर एम जी डी। इसमें आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम जो है इसके सेंटर ऑफ मास का जो मास है, क्योंकि हम इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर कंसिडर करें। इट कैन बी यूज टू मेजर द मोमेंट ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स, जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक रिजिड बॉडी कोई भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ़ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी अप्रॉक्सीमेटेड टू अ पॉइंट ऑब्जेक्ट वी विल यूज़ फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में हमारा जो बॉब होता है उसको हम आइडियलाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट मैस है। अगर हम उसको पॉइंट मैस नहीं बना सकते तो फिर सिंपल पेंडुलम की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें फिजिकल पेंडुलम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम को हम फिजिकल पेंडुलम का ही एक स्पेशल केस कह सकते हैं। वी कैन से simple pendulum is a special case of physical pendulum। सिंपल पेंडुलम जो है ये फिजिकल पेंडुलम का ही एक स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है? अगर हम ये कंसिडर कर लें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉब है, ठीक है, और जहाँ से ये इसका जो पिवट पॉइंट है वो हम समझ लें कि वहाँ पर जो है पेंडुलम को जहाँ हम फिक्स करते हैं वो वाला पॉइंट है, और इनके दरमियान ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम स्ट्रिंग समझ लें तो सिंपल पेंडुलम बन जाता है। तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, हम सिंपल पेंडुलम को एक स्पेशल केस के तौर पर ले सकते हैं फिजिकल पेंडुलम में। तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पर हमें ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है कि ये एम एल स्क्वायर की या एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, और हमारे पास जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 पाई इंटू अंडर रूट आई, ठीक है, ये 1/2 पाई है, तो 1/2 पाई आई ओवर एम जी, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम एल कंसिडर कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर आ गया 1/2 पाई अंडर रूट आई की जगह पुट कर दें एम एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एम जी एल, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये देखें ये हमारे पास निकल आया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको हमने फिजिकल पेंडुलम से ही ड्राइव कर लिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑसिलेटर है? नेक्स्ट हमारे पास जो ऑसिलेटर है जी वो है टॉर्शनल पेंडुलम। ये टॉर्शनल पेंडुलम जो है ये एक हमारे पास रिजिड डिस्क होती है, इसको हम एक सपोर्ट से लटका देते हैं और इसको हम ट्विस्ट करते हैं। जब ट्विस्ट करते हैं और छोड़ते हैं, जब ट्विस्ट करते हैं तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग टॉर्क, और जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो इसको अनट्विस्ट करता है और इसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आता है। लेकिन ये मेन पोजीशन पर आकर रुकती नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये ट्विस्ट करती रहती है, ट्विस्ट अनट्विस्ट, ट्विस्ट और अनट्विस्ट। तो इस तरह की जो मोशन है उसे हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम जो है ये 2 पाई आई ओवर के के बराबर है। इसका टाइम पीरियड आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और के जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है जिसे कैपा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है वो टॉर्क करता है, एंड टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। जितना हमने उसको ट्विस्ट किया, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस कैपा और थीटा, ठीक है जी। माइनस इसलिए है कि रीस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नो लिमिट फॉर मिनिमम एंगल। सो सिंपल पेंडुलम में तो एक लिमिट थी कि कम से कम एंगल 10 से कम हो तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, एंगल जितना मर्जी हो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रहेगा, हर सूरत में रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं।
जी इलेक्ट्रिकल पेंडुलम। तो अगर हमारे पास जो पेंडुलम है वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो, लेट सपोज कि हमारे पास एक ऐसा बॉब है, एक ऐसा मेटल बॉब है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है, या कोई इंसुलेटेड हमारे पास बॉब है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है, और लेट सपोज कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है जी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। सो अब देखें इस पर जो नेट फोर्सेस, अगर हम इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो इस पेंडुलम पर जो नेट फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी फोर्स है। एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें जो टेंशन है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है इस जगह पर ये बराबर आएगी जी T इज़ इक्वल टू, टेंशन इज़ इक्वल टू वेट प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो T आपको पता है किसके बराबर होता है, T हमारा बराबर होता है mg के, ठीक है जी। ये प्लस एफ है, इधर आके माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है, ये आप इसको इधर ही रहने दें। सो T इज़ इक्वल टू mg और W भी mg के बराबर होता है और F किसके बराबर होता है, QE के बराबर होता है। अच्छा, ये जो G है इसे हम कहेंगे G इफेक्टिव या टोटल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये वाला जो G है, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है जी, प्लस QE। अगर मैं यहाँ से M कॉमन ले लूँ तो इफेक्टिव G हमारे पास आ जाएगा G प्लस QE ओवर M। तो ये जो सिंपल पेंडुलम वाला हमारा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हमने देखा कि T इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L ओवर G। लेकिन G अब क्या है, G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ठीक है जी, G इफेक्टिव की वैल्यू हमने निकाली है T इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास है G प्लस QE ओवर M। तो आप देखें अगर पेंडुलम चार्ज ना हो, अगर ये पेंडुलम चार्ज ना हो तो यहाँ पर सिर्फ G आएगा, लेकिन अगर ये चार्ज्ड पेंडुलम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो यहाँ पर एक नया फैक्टर ऐड हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक पेंडुलम चार्ज्ड हो और उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में वेट होता है, ऐसी सूरत में टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि ये नीचे पॉजिटिव हो ऊपर नेगेटिव हो, पोटेंशियल आप चेंज कर दें, ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो फिर यहाँ पर ये जहाँ पर F है सॉरी प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इफेक्टिव G जो है हमारा वो अभी प्लस हो रहा था, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये सिर्फ साइन का चेंज आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दें तो ये हो जाएगा L ओवर G माइनस QE ओवर M। तो ये है G इफेक्टिव, ये भी है G इफेक्टिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि पेंडुलम जो है स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड हो तो टाइम पीरियड पेंडुलम जो है वो स्लो हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो तो टाइम पीरियड जो है ये कम हो जाएगा, मतलब पेंडुलम की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑसिलेशन की जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो ये हो गया जी हमारा इलेक्ट्रिकल पेंडुलम। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेंडुलम है जी, पेंडुलम इन अ लिफ्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पेंडुलम इन अ लिफ्ट। लेट सपोज कि हमारे पास एक एलिवेटर है या लिफ्ट है और उसके अंदर हमने एक पेंडुलम लगाया हुआ है, उसकी सीलिंग के साथ, उसकी छत के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल पेंडुलम लगाया हुआ है। अगर तो ये एलिवेटर, ये लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो या रेस्ट पे हो, मूव ही ना कर रही हो, दोनों सूरतों में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और हमारा टाइम पीरियड सिंपली 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर ये लिफ्ट मूव कर रही है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब देखें हमारा जो सिंपल पेंडुलम है लिफ्ट के अंदर, ठीक है जी, उस पर एक तो टेंशन है स्ट्रिंग में, दूसरा इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में।
आपको पता है कि हमारा सिस्टम जो है अब वो एक्सेलरेट कर रहा है विद अ एक्सेलरेशन ए। अगर हमारा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पर हम अपनी जो कंडीशंस हैं, हम जो अपने न्यूटन लॉज हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी इनर्शियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमारा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो ग्रेविटी के अलावा एक और फोर्स के ज़ेरे असर है, और वो फोर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हमें सिस्टम को इनर्शियल बनाना होगा। अब सिस्टम इनर्शियल कैसे बनेगा, पहले सिर्फ देखें, पहले सिर्फ जी था, एक ही एक्सेलरेशन था जी, और वो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब एक एक्सेलरेशन ए आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस एक्सेलरेशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जी में इतनी ही वैल्यू का एक एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसका जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब है कि यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स होगी, एक फिक्टिशियस फोर्स होगी, यानी कि रियल फोर्स नहीं, एक सूडो फोर्स, ठीक है जी, या एक फेक फोर्स होगी। उस फेक फोर्स की वजह से ये जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेलरेशन इस ग्रेविटी में ऐड होगा ताकि इस वाले एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल किया जा सके। इसलिए हमारा जो जी है वो क्या होगा, हमारा जो इफेक्टिव जी है वो होगा पहले वाला जी प्लस उसमें हमें एक एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा, उतना एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा जितना एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह से अब देखें, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है, अगर ऐसा करते हैं हम तो हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बढ़ने से टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, वो तेज़ी से ऑसिलेट करेगा। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो इस सूरत में क्या होगा, देखें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जी। अब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा हो गया ए, इस एक्सेलरेशन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, ताकि हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या रहे, दोबारा से जी ही रहे। तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा, हमें जी में से ये वाला फैक्टर माइनस करना होगा, ताकि क्योंकि ये फैक्टर क्या हो रहा है जी में, ये फैक्टर जी में ऐड हो रहा है। अगर ये ऐड हो रहा है तो हमें इस फैक्टर को माइनस करना है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें और हमारा नेट एक्सेलरेशन जी ही रहे। तो हमें जी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो तो हमारा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जी जीरो हो जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये है जी हमारा एलिवेटर से रिलेटेड पेंडुलम के प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा पेंडुलम है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड कार। अगर हमारे पास एक कार है जो कि एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो उस सूरत में उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात है, ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि गाड़ी में चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। सो अगर गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो ये फैक्टर है, अब हमें देखना होगा कि इस फैक्टर की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये अब आपने खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने ए की कोई वैल्यू सपोज कर लेनी है और फिर उसका अंडर रूट लेना है, तो आपने ये गेस करना है कि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा। उसके बाद हमारे पास है जी सेकेंड पेंडुलम। अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो यहाँ पर हमने तकरीबन हर किस्म के जितने भी पेंडुलम हो सकते हैं पॉसिबल, जो लिटरेचर में मौजूद हैं, तमाम किस्म के पेंडुलम हमने पढ़ लिए हैं। उसमें हमने कुछ ऐसा पेंडुलम भी देखे जिनका मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टली सिंपल हार्मोनिक होता है, हर प्योरली सिंपल हार्मोनिक नहीं होता। और बाकी हमने देखे ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर या पेंडुलम जिनका मोशन प्योरली सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सो मूव करते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर हमारे पास स्प्रिंग लगे हों सीरीज में तो जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है या इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो टाइम पीरियड है मास अटैच टू स्प्रिंग, टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√m/k। लेकिन k जो है हमारे पास, ये देखें 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो एलसीएम लें, एलसीएम क्या आएगा, k1 k2, ये आ जाएगा k1 प्लस k2। तो सिंप्लीफाई कर लें, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट इज़ k1 k2 ओवर k1 प्लस k2। तो यहाँ पर जो k है, अब इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, अब हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा k की जगह
हम लगाएंगे K1 K2 और ये जो डिवाइड हो रहा है K1 प्लस K2 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नया टाइम पीरियड जो है आप देख रहे हैं 2 पाई अंडर रूट एम K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। और अगर स्प्रिंग पैरेलल लगे हों, एक से ज़्यादा स्प्रिंग और पैरेलल लगे हों, तो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है वो हमारी सिंपली ऐड हो जाएगी। उस सूरत में जो टाइम पीरियड है वो आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड कम होगा, सीरीज़ में कम होगा या पैरेलल में कम होगा, तो ये भी आप जो है वो उसको चेक कर सकते हैं जी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हमारे पास दो तरह की ऑसिलेशंस होती हैं, नेचुरल ऑसिलेशंस या अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और डैम्प्ड ऑसिलेशंस। दोनों को हम यहाँ पर ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये देखें जी, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ है। आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा जब हमारा सिस्टम वापस जा रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड सेम है। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे पास एक बॉल हो और उसमें नीचे उसको मैं गिराऊं ज़मीन की तरफ, जब वो ज़मीन से टकराए और रिबाउंड होकर वो वापस उसी हाइट पे आए जहाँ से मैंने ड्रॉप किया था, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि उसमें कोई डैम्पिंग नहीं हुई, उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं हुई। हर दफ़ा जब वो ज़मीन से टकराए और रिबाउंड होकर वापस उसी पोजीशन पर आए तो हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, इसे हम कहेंगे अनडैम्प्ड सिस्टम। लेकिन हमारे पास प्योरली कोई भी अनडैम्प्ड सिस्टम नहीं होता, ये एक आइडियलाइजेशन है। सारे सिस्टम जो होते हैं ये डैम्प्ड ही होते हैं। तो हमारे पास जो डैम्प्ड सिस्टम होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है। हर दफ़ा जब हमारा सिस्टम रिबाउंड करता है, ठीक है, तो देखें एम्पलीट्यूड जो है वो मुसलसल कम हो रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो मुसलसल कम हो रहा है। तो इस किस्म की जो कमी होती है, ये जिस तरह से कमी आ रही है, ये एक्सपोनेंशियली कमी आ रही है, ठीक है। मतलब इसमें डायरेक्ट या इन्वर्स नहीं है, बल्कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन है यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल आपको पता है, एक्सपोनेंशियल हमारे कर्व्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, उसमें जो चेंज आता है वो एकदम से आता है, एक्सपोनेंशियली चेंज आता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी में कमी आ रही है वो भी एक्सपोनेंशियली आ रही है। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज इन एक्सपोनेंशियल मैनर, ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इफ सिस्टम इज अनडैम्प्ड द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की उसे हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ सिस्टम इज हैवीली डैम्प्ड इट विल नॉट ऑसिलेट एंड विल नोन एज क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर सिस्टम बहुत ज़्यादा डैम्प्ड होगा तो वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, और इस सूरत में हमारे सिस्टम जो होगा उसे हम कहेंगे कि क्रिटिकली डैम्प्ड हो चुका है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट, फोर्स्ड ऑसिलेशन जी। ऐसी ऑसिलेशंस, ठीक है, जो नेचुरल ना हो बल्कि फोर्स्ड की गई हूँ, ऐसी ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जब फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जब फैक्ट्री में एक मशीन चलती है तो उसकी वाइब्रेशन से फैक्ट्री का जो फ्लोर है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अब वो जो फैक्ट्री फ्लोर है उसकी ऑसिलेशन को हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसके अलावा जब आप ये जो हमारे आर्मी मैन या पुलिस मैन होते हैं, जब भी किसी ब्रिज में से गुजरते हैं परेड करते हुए ब्रिज के ऊपर से, तो उस वक्त इनके पाँव की वजह से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है ब्रिज में, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अच्छा जी, फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है ये हमारा होता है जी A इज़ इक्वल टू एफ नॉट इंटू अंडर रूट, ये हमारे पास एफ नॉट ओवर एम है, ठीक है, ये एफ नॉट ओवर एम, और उसके साथ हमारे पास है जी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ओवर एम। ये जो बी है इसे हम कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है जी। डैम्पिंग यानी कि हमारी जो ऑसिलेशंस है उनमें जो डैम्पिंग हो रही है वो इस फैक्टर के बराबर होती है। अच्छा, व्हेन एम्पलीट्यूड इंक्रीज ड्रामेटिकली नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस अकर्स। अच्छा, हमारे वो जो फोर्स्ड ऑसिलेटर्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और हमारी फोर्स जिसकी वजह से वो ऑसिलेशन क्रिएट हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाएं तो रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस की वजह से जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है उसमें ड्रामेटिकली चेंज आता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए कहा जाता है आर्मी मैन को या पुलिस मैन को, जब वो मार्च कर रहे होते हैं और किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अपने जो मार्च है उसको ब्रेक करें। अगर सारे एक ही तरह
तरह से मार्च करते रहेंगे तो उनके मार्च करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो उनकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ये मैच कर जाएंगी। अगर ये मैच कर जाएंगी तो ब्रिज के ऑसिलेट करने का जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम से बढ़ जाएगा, उसकी वजह से ब्रिज के गिरने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा रेजोनेंस की और भी बहुत सारी मिसालें हमारे पास। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है जिसमें हम खाना पकाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा रेडियो की ट्यूनिंग भी एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। इसके अलावा मैकेनिकल रेजोनेंस की स्विंग की मिसाल है, बच्चे जो झूला झूलते हैं। अच्छा जी, एट रेजोनेंस अप्लाइड फोर्स इज इन फेज विद वेलोसिटी और मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। जब रेजोनेंस होती है तो सिस्टम को मैक्सिमम पावर डिलीवर की होती है। मैक्सिमम पावर डिलीवर होने से सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है उसमें ड्रामेटिकली चेंज आते हैं। अच्छा, डैम्पिंग के बाद जो पोजीशन है उसको हम इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसका मतलब है कि डैम्पिंग जो है ये क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल, देखिए मैथमेटिकली भी इसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ रहा है और साथ में कॉस भी आ रहा है। इसका मतलब है कि डैम्पिंग पीरियोडिक भी हो सकती है और उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल भी होती है। अगर कॉस यहाँ पर 1 हो जाए तो इस सूरत में हमारी डैम्पिंग जो है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल होगी, पीरियोडिक नहीं होगी। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।